दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 21 अप्रैल 2020 में आपका पुनः स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। हाल ही में कौन सा राज्य अभी कोविड-19 से मुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर गोवा है, हमने डिस्कस किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना के दिन मनाया जाता है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है? यह एक कीटनाशक है। कुछ लोगों ने इसको सी ऑप्शन भी लगाया होगा, लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कोरोना की तो कोई दवा अभी बनी ही नहीं है, तो बी विकल्प सही नहीं हो सकता है, इसलिए केवल ए विकल्प सही होगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन प्रथम, यहाँ प्रथम सिख गुरु नानक जी ने जीवन के आखिरी समय व्यतीत किया था, बिल्कुल सही। यह गुरुद्वारा पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर बसा है, बिल्कुल सही। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ गुरु नानक द्वारा लिखी थी। नहीं, गुरु नानक जी ने नहीं लिखी थी, इसको गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2। अब हम बढ़ेंगे अगले अपने अखबार की तरफ, आज के समाचार पत्र की तरफ। द पहली न्यूज है इसमें, स्पीड ऑफ वायरस इन्फेक्शन स्लोज, डबलिंग टाइम राइजेस इन 18 स्टेट्स। यानी कि जो वायरस इन्फेक्शन की स्पीड है वो कम हो रही है, यानी 18 राज्यों में लगभग जितने समय में 2 गुना पहले वायरस होता था, वायरस केसेज, अब वो कम हो चुका है। कोविड की न्यूज़ है, आप सभी ट्रैक कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, DU डोनेशन फॉर PM NRF सेंड टू PM केयर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे, उन्होंने अपने 1 दिन की सैलरी कट करवा के PM फंड में, जो इमरजेंसी फंड था, उसमें ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। उनको बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन वो फंड किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया? PM केयर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो अभी बना है कोविड से लड़ने के लिए, नया फंड, ये इसमें स्थापित कर दिया, इसमें डाल दिया गया। तो उन लोगों ने विरोध जताया है कि हमने PM NRF में डालने के लिए बात की गई थी और हमारा फंड PM केयर्स में डाल दिया गया बिना हमको सूचित किए। तो हमको देखना है यहाँ पे PM NRF यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और जो नया 2020 में स्थापित फंड है PM केयर्स, इसमें अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर है, PM NRF जो है 1948 में जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान से जो गए थे या आए थे, यानी विभाजन से जो भी पीड़ित व्यक्ति थे, उनकी सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड स्थापना की गई थी। जबकि PM केयर्स क्या है, कोविड-19 से लड़ने के लिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापना की गई थी। अच्छा, दूसरी इसमें कुछ समानताएँ भी हैं। दोनों में भी जो डोनेशंस होंगी, कोई भी टैक्स पेयर अगर इसमें डोनेशन करता है तो उसको टैक्स मुक्त रहेगा, जितना भी डोनेशन करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो CAR है, यानी कि जो कंपनीज, कोई भी कंपनीज़ है, वो जो भी डोनेशन करती हैं, जैसे कि आपका CSR जो भी CSR डोनेशंस करती हैं कंपनी, वो भी इससे डोनेशन कर सकती हैं, यानी CSR जो लिमिट्स होती हैं वो इसके तहत भी कर सकती हैं। अच्छा, एक अंतर महत्वपूर्ण ये है कि जो PM NRF है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत जो भी पैसा आएगा उसमें कैग द्वारा ऑडिट किया जाएगा, यानी जो आपका कैग है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी उसकी ऑडिटिंग होगी। लेकिन जो PM केयर्स फंड है, इसमें ऑडिटिंग की बात कुछ स्पष्ट नहीं है। तो हमको थोड़ा देखना है कि कैग जो है कहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 148 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में कैग का मेंशन पाया जाता है। तो ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और जो नया स्थापना हुई थी प्राइम मिनिस्टर केयर्स, PM केयर्स फंड। तो प्रश्न ये उठा, जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, तो क्यों नया फंड बनाने की आवश्यकता पड़ी? उसी को रीनेम कर देते। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं अभी हाल में, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, यमुना वाटर क्वालिटी इम्प्रूव्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, गवर्नमेंट रिपोर्ट। यमुना की वाटर क्वालिटी में सुधार आया है, तो अब हमको देखना है। तो देखिए, इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात की गई है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये आपका NGT एक्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत बनाया गया था। इसका कार्य क्या है कि जो भी पर्यावरणीय संरक्षण का काम है और प्रदूषण काम, इन चीज़ों पर गौर करे और जो भी इनसे संबंधित केसेज हैं उनको जल्दी सुनवाई करके उनका निपटारा करे। इसकी मुख्य बेंच है वो दिल्ली में है और इसके चेयरमैन वर्तमान में अरुण कुमार गोयल जी हैं। इसके चेयरमैन, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अच्छा, दूसरी बॉडी इसमें CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है? ये पॉल्यूशन की कंट्रोलिंग करती है। राष्ट्र भर में, पूरे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या नियम होने चाहिए, क्या गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, वो सब काम करता है। इसकी स्थापना जल अधिनियम जो 1974 के अंतर्गत हुई थी, बाद में इसे वायु अधिनियम 1981 के तहत विशेष शक्ति दी गई, यानी कि जो भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी प्रदूषण से संबंधित जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है बॉडी।
तो हमको देखना क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो यमुना की वाटर क्वालिटी है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो वाटर क्वालिटी कैसे मेज़र की जाती है, कैसे मापा जाता है, इसको देखना है। उसको मापने के लिए एक टर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जल है, उसमें प्रदूषण है। प्रदूषण का मतलब है कोई अनवांटेड चीज़ उसमें पाई गई। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक बॉटल्स हो सकती हैं, सब सूखी गीली सब्जियां हो सकती हैं, और किचन वेस्ट हो सकता है। तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वाटर में, वो उसको डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं। तो तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा उसमें वेस्ट मटेरियल रहेगा उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरिया को काम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर ऑक्सीजन बैक्टीरिया ही सारे यूज़ कर लेंगे तो जो भी उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यानी जो उसमें जो भी घुलनशील ऑक्सीजन जल में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो अन्य जीवों के लिए कम पड़ जाएगी। यानी कि ज़्यादा प्रदूषण रहेगा तो ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन बैक्टीरिया ही खा जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है अन्य जीवों के लिए, जैसे जो उसमें रह रहे हैं, मछलियाँ रह रही हैं, उनके लिए कमी पड़ जाएगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टर्म है। ये क्या है, जो प्रदूषित वस्तुएं हैं, प्रदूषणकारी वस्तुएं हैं जो जल में पाई जाती है, उनको तोड़ने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो भी बैक्टीरिया द्वारा डिमांड की गई ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया द्वारा जो डिमांड की गई ऑक्सीजन है, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, BOD इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। और जो घुलनशील, जो उसमें घुलनशील ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, उसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जब BOD ज़्यादा होगा तो यानी DO यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। मतलब कि जब देखिए उसमें कुछ मान लीजिए 100 यूनिट ऑक्सीजन घुली हुई है और वेस्ट उसमें ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया ही ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें खींच लेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो जो जल में रह रहे जीवों के लिए है, उनके ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, यानी कि वो जल प्रदूषित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी बॉडी का BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो यानी उसमें ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटी की आवश्यकता ज़्यादा है, यानी कि वो जल ज़्यादा प्रदूषित है। ये एक प्रदूषण के मापने का बहुत अच्छा पैरामीटर है। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ देखेंगे। ये थोड़ा लोकल न्यूज़ है। आगे की न्यूज़ देखिए आपकी, कंपलसरी रेस्पिरेटरी टेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नई शुरुआत की है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी कंपलसरी रेस्पिरेटरी टेस्टिंग होगी। किस लिए, जैसे ये भी देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो हो सकता है उनके बच्चों को डिलीवरी होगी, हो सकता है उन बच्चों को भी कोविड हो सकता है। तो इसलिए पहले से टेस्टिंग कर ली जाए। तो टेस्टिंग के में क्या है, जैसे कोविड पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है, ये भी उसके एक सिम्टम्स हैं, तो उनकी रेस्पिरेटरी टेस्टिंग होती रहेगी। तो अगर रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हो सकता है कोविड से अफेक्टेड हो, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, मथुरा फॉक आर्टिस्ट कर्स वायरस इन ब्रज भाषा स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इसमें जैसे देखेंगे जो ब्रज भाषा वहाँ मथुरा में बोली जाती है, वृंदावन मथुरा यहाँ पर, तो इन्होंने जैसे गाने का लोगों ने एक गाना लॉन्च किया है, कोरोना तेरो नाश जाएगो तो कोई थोर मिलोगो ना। तो मतलब जैसे कि उलाहना देते हैं, तो उलाहना उसी प्रकार दे रहे हैं। तो थोड़ा हम ब्रज भाषा के बारे में जानेंगे। ये आपका मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है, और इस भाषा का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने प्रयोग किया, जैसे सूरदास हो गए, घनानंद हो गए, रशखान जी हो गए, अमीर खुसरो हो गए, काका हाथरसी हो गए। ये ब्रज भाषा को प्रमोट करने में इनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अवधि का महत्व बढ़ने की वजह से ब्रज भाषा थोड़ा सा दब गई है। तो वही इन लोगों ने इसको अवसर के रूप में देखा है, कोविड-19 को, और ब्रज भाषा का प्रयोग करके नए नए गाने बना रहे हैं जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। अब अगला न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश सीज स्पाइक विथ 75 फ्रेश केसेस। आंध्र प्रदेश में 75 नए केस आए हैं। तो फिलहाल हम ये तो आप जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित कोई खबर डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का देखिए, पहले आंध्र प्रदेश था, उसका विभाजन हुआ 2014 में, और नया राज्य उससे बना था तेलंगाना। और अभी हाल में ही देखिए आंध्र प्रदेश चर्चा में इसलिए था कोरोना के थोड़ा पहले कि इन्होंने 3 कैपिटल फार्मूला यानी 3 राजधानी का सूत्र इन्होंने अपनाया। इसमें इन्होंने कहा कि हम 3 राजधानी बनाएंगे, जिसमें पहली होगी कुरनूल, वहाँ पे हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका बैठेगी। दूसरी होगी अमरावती, जिसमें लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, यानी कि वहाँ पर हमारी विधायिका बैठेगी। और तीसरी होगी विशाखापत्तनम, जिसमें हमारा कार्यपालिका बैठेगी। 3 राजधानी का फार्मूला किस राज्य ने बनाया है? आंध्र प्रदेश ने। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अ रोबोट बिल्ड टू फाइट कोविड-19 इन केरला। तो नाइटेंगल 19 नाम का एक रोबोट बनाया गया है केरला में विमल ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा।
तो ये क्या करेगा, जैसे कि आप चित्र में देखेंगे तो ये एक रोबोट है। तो जो भी खाना उपलब्ध कराना है कोविड पेशेंट को या फिर दवा उपलब्ध कराना है, तो अगर डॉक्टर बार बार उनके पास जाएंगे तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कम करने के लिए ये रोबोट ज़्यादा खाना सर्व करेंगे, दवा सर्व करेंगे, तो इससे कांटेक्ट कम होगा तो डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे। ये लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। रोबोट का नाम क्या है आपको ध्यान देना है, नाइटिंगेल 19। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्ली टू फाइल करप्शन केस स्प्रिंकलर डील। स्प्रिंकलर डील जैसे हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, हम फिर आपको रिमाइंड करा दें। ये क्या था, केरला ने कोविड-19 पेशेंट के जो भी मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे जो भी उसमें क्वारंटीन में हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए स्प्रिंकलर एक एजेंसी, एक कंपनी है, उसको कुछ डाटा शेयर किया था और उसने मॉनिटरिंग में हेल्प की थी। तो विपक्ष इसमें आरोप लगा रहा है कि आपने डाटा बेचा है। तो ये स्प्रिंकलर डील आपको ध्यान देना है। ये स्प्रिंकलर केस केरला गवर्नमेंट से कुछ संबंधित है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला न्यूज़ है, नकाश आर्टिसंस ऑफ निर्मल टाउन हिट हार्ड बाय लॉकडाउन। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो सकता है, आपको बहुत गौर से इसको जो है समझना है। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। तो देखिए क्या है आपका निर्मल टाउन क्या है, पहले इसको जानेंगे। तेलंगाना में जो पहले आदिलाबाद ज़िला था, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसमें से ही काट के एक नया ज़िला बनाया गया, निर्मल ज़िला। तो निर्मल टाउन में वहाँ पे देखिए बहुत इतिहास में पहले से ही एक कलाकारी चली आती थी। कलाकारी में क्या था, 2 चीज़ें बनती थी, पेंटिंग और खिलौने। लकड़ी के पर पेंटिंग की जाती थी और लकड़ी के खिलौने भी बनते थे। इनको नकाश पेंटिंग और नकाश टॉयज़ बोलते हैं या निर्मल खिलौने बोलते हैं। अब जो इनको बनाते हैं उनको नकाश बोलते हैं, उन कारीगरों को नकाश बोलते हैं। अब देखिए इसको किसने पैट्रोनाइज किया था, इनको किसका इस कला को किसने किसने पैट्रोनाइज किया था। तो उनमें काकतीय वंश के काफ़ी राजा थे, मुगलों ने भी इनको पैट्रोनाइज किया था, और हैदराबाद की जो निज़ाम डायनेस्टी थी उसने भी पैट्रोनाइज किया था, और जो टीपू सुल्तान और हैदर अली मैसूर डायनेस्टी थी उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। इसमें ऑर्गेनिक कलर का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक कलर का मतलब क्या है, जैसे हरा रंग का प्रयोग करना है तो पत्तियों के निचोड़ से, लाल रंग का प्रयोग करना है तो फूलों के निचोड़ से, यानी कि ऑर्गेनिक कलर्स का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो थीम्स होती हैं, जैसे डांसर के चित्र बनाए जाते हैं, रामायण और महाभारत के चित्र इसमें बनाए जाते हैं, जो पेंटिंग होती है। इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग मतलब क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब हम देखेंगे जीआई टैग क्या होता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको देती है, यानी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसको जीआई टैग को देती है। ये होता क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी वस्तु है, वो उस वस्तु का मतलब उस वस्तु की कुछ खासियत है, और जो खासियत है वो उस जगह पर उत्पन्न होने से या उस जगह के बनने की वजह से है। जियोग्राफिकल यानी उस जियोग्राफी का महत्व की वजह से उस वस्तु की अट्रैक्टिवनेस है। तो उस वस्तु को प्रचार करने के लिए, उसको और मतलब कॉमर्शलाइज करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग देने के लिए देखिए एक एक्ट भी आया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। तो ये आपका था नक्काश आर्टिसन या नक्काश कला या निर्मल कला या आपका निर्मल टॉयज आप कह लीजिए। तो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो नया डिस्ट्रिक्ट मिला था निर्मल टाउन तेलंगाना में, तो उसके जो खिलौने हैं, देखिए अब लॉकडाउन हो गया है तो कोई खिलौने भी नहीं जो है खरीद रहा है, तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो हमको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि निर्मल आर्ट या निर्मल पेंटिंग किस कहाँ की वो कला है, तेलंगाना की, और इसे जीआई टैग मिला है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे। अगली न्यूज़ देखिए, अनदर किलर इन रहमान केस पिक्ड अप। देखिए जो शेख मुजीबुर रहमान थे 1975 में उनकी हत्या हो गई थी बांग्लादेश के, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें देखिए न्यूज़ क्या है कि जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट यूज़ किया गया है कि उसमें वहीं पे उनके जो हत्यारे को पकड़ा गया है। तो हम 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का जो थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तो देखेंगे। तो जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसमें जब अंग्रेज़ों की विजय हुई थी तो उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का सम्राट बना दिया था। बंगाल क्षेत्र था वहाँ का राजा बना दिया था मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना ज़िला ही दे दिया था गिफ्ट में। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो 1757 के बाद जब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने वहाँ का राजा बनाया तो मीर जाफ़र ने 24 परगना डिस्ट्रिक्ट अंग्रेज़ों को दे दिया था। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अगली न्यूज़ देखिए, अगली न्यूज़ आपकी है लॉकडाउन अ बून फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रोवर्स इन असम। असम में जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने वाले हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है लॉकडाउन।
तो जैसे आप जान रहे हैं लॉकडाउन हुआ है तो जो बाहर से बाहर से सामान नहीं आ पा रहे हैं, तो जो आसाम में लोकल जो किसान थे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा रहे थे उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो जैसे देखना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स क्या है, मतलब जिसमें खाद का जिसमें केमिकल्स का प्रयोग ना हुआ हो। इसको हम एक रूप में और जान सकते हैं ZBNF यानी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि बिना किसी लागत के प्राकृतिक रूप से कृषि करना। तो ZBNF स्टाइल जो थी यानी जो ZBNF मॉडल है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मॉडल है, ये आपका भारत के एक महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुभाष पालेकर जो महाराष्ट्र के निवासी हैं उनके द्वारा इसको ईजाद किया गया था। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के पिता को सुभाष पालेकर जी को कहा जाता है। अब देखिए असम के संबंध में एक न्यूज़ और है, बोगीबील ब्रिज, आपने खूब सुना होगा। बोगीबील ब्रिज का महत्व क्या है? ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, यानी 4.94 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप समझेंगे सबसे लंबा है तो सबसे लंबा ब्रिज नहीं है। सबसे लंबा ब्रिज तो आपका ढोला सदिया ब्रिज है, उसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, वो लगभग 9.25 किलोमीटर लंबा है। लेकिन ये सबसे लंबा रेल कम ब्रिज, यानी कि नीचे रेल की पटरी जाती है, ऊपर से रोड जाता है, यानी कि रेल और रोड दोनों ब्रिज है, तो उस टाइप का सबसे लंबा ब्रिज है। ये आपको ध्यान देना है, बोगीबील ब्रिज। ये असम के डिब्रूगढ़ जिले को धेमाजी जिले से जोड़ता है। तो बोगीबील ब्रिज क्या है? भारत का सबसे लंबा रेल व रोड सेतु है। अगली खबर देखिए, थोड़ा ये वैश्विक जगत की खबरें हैं। चाइना रिजेक्ट्स ऑस्ट्रेलियाज कॉल फॉर प्रोब। तो ऑस्ट्रेलिया ने देखिए प्रपोजल रखा था, कल कहा था कि जो भी इसका कोविड-19 का जन्म हुआ, कैसे हुआ और कौन देश कैसे हैंडल कर रहा है, उसकी एक जांच हो। तो चाइना ने उसको मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। आप पता ही कैसे वो लोग जो है छिपा रहे हैं, तो उनको डर है इस चीज़ का। अगली न्यूज़ है रिकॉन्साइलिंग विथ लॉस एंड पेन 1 ईयर सिंस अ ट्रेजिक ईस्टर। तो ये बात कर रहे हैं कि 1 साल हो गया ईस्टर अटैक को श्रीलंका में, तो अब जो उस चीज़ का अभी जो नुकसान है और दर्द है अभी भी झलक रहा है। तो देखिए आप ईस्टर क्या होता है? ईस्टर क्या है? जो जीसस क्राइस्ट थे उनको आपको पता होगा कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन जब सूली पर चढ़ाया गया था उसके एक दिन बाद ही उन्होंने पुनर्जन्म लिया था। तो जो ये पुनर्जन्म लिया था जीसस क्राइस्ट ने, तो क्रिश्चियंस इसी दिन को, महत्वपूर्ण दिन को ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ये क्रिश्चियन का एक त्यौहार है जो सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट के पुनर्जन्म का। तो देखिए पिछले वर्ष श्रीलंका में ईस्टर डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो उसी समय कुछ आतंकवादी संगठनों ने कोलंबो बाटिकलोवा, ये जो है कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, बाटिकलोवा एक शहर है, तो कोलंबो बाटिकलोवा यहाँ कुल अटैक किया था जिसमें काफ़ी क्रिश्चियंस मारे गए थे। तो ये बड़ा एक धब्बा था, काला दिन था समझ लीजिए। तो ये बड़ा चर्चा में था, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ईस्टर सेलिब्रेशन क्या होता है? ये क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है। और कोलंबो बाटिकलोवा, ये आपको लोकेशंस भी मैप में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सेबी सर्विलांस टिल May 28। तो सेबी देखिए क्या है, सेबी के बारे में पहले जानेंगे। तो कंपनियों या इंडस्ट्रियों को चलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा देखिए 2 तरह से उपलब्ध किया जाता है। एक आपका जैसे देखिए 365 दिन हो गए, अगर 365 दिन से ऊपर कम 365 दिन से कम चाहिए, यानी 1 साल से कम के लिए अगर लोन चाहिए, तो वो जो होता है उसको मनी मार्केट बोलते हैं। अगर 365 दिन से ज़्यादा चाहिए तो उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। तो जो मनी मार्केट होती है इसका रेगुलेशन आपका आरबीआई करती है, और जो कैपिटल मार्केट था इसका सेबी करती है। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपका, यानी कि जो 365 दिन से ज़्यादा के लोन या जो ज़्यादा के लिए पैसा लेना है, जो शेयर मार्केट का बिजनेस होता है, ये सारी चीज़ें सेबी कंट्रोल करती है। जैसे शेयर का बेचना, खरीदना, नए शेयर निकालना, ये सब काम सेबी करती है। तो आपको ध्यान देना है कि सेबी ने अभी क्या हाल ही में निर्णय लिया है। तो सेबी ने क्या किया है कि बोल रहे हैं ये कि जो जैसे हाल में अभी कोरोना की वजह से देखिए आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमने डिस्कस भी किया था कैसे कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिछले हफ्ते न्यूज़ भी आई थी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC के 1% शेयर खरीद लिए। 1% शेयर मतलब इतनी बड़ी बैंक के बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी मात्रा होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कल भी कि 100 रुपये के शेयर है, तो मंदी इतनी हो गई और 20 रुपये के शेयर मिल रहे हैं, और कल फिर जैसे कोरोना से हम उबर जाएंगे वो शेयर फिर 100 रुपये हो जाएंगे। तो यानी कि 20 रुपये में 100 रुपये का सामान खरीद ले रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए नुकसान है ना। इन चीज़ों को लिमिट करने के लिए
सेबी ने नए रेगुलेशंस लाए हैं और स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है। उसमें देखिए एक टर्म है पोजीशन लिमिटिंग। पोजीशन लिमिटिंग का मतलब क्या है कि जैसे एक लिमिट लगा दी जाएगी, आप इतने से ज़्यादा शेयर एक दिन में नहीं खरीद सकते, या फिर कोई कंपनी का मालिकाना हक आपको मतलब आप केवल इतने शेयर खरीद सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आपको उस कंपनी का मतलब ओवरड्यू मतलब उसकी कंपनी के बुरी हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। और इससे क्या होता है, जैसे आप ये भी देख लीजिए कि मतलब ज़्यादा शेयर किसी कंपनी के खरीद लिया उन्होंने, उस समय उसकी डिमांड फिर बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद वो बेच लेंगे, फिर जैसे बेच लेंगे जब उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, बाद में जो लोग खरीदेंगे उनको नुकसान हो जाएगा। तो मतलब ये एक बैड प्रैक्टिस है। इसको रिवाइड करने के लिए, इसको उससे बचने के लिए सेबी ने नए रेगुलेशन लाया है पोजीशन लिमिट्स, यानी कि खरीदने के लिए, कोई शेयर खरीदने के लिए एक लिमिट लगा दी कि आप इससे ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप उस लिमिट को ब्रीच करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, यानी मॉनेटरी पनिशमेंट मिलेगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगली न्यूज़ है दसाल्ट रिलायंस रेज्यूम्स ऑपरेशन। देखिए दसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये एक जॉइंट कंपनी बनाई गई, जॉइंट वेंचर बनाई गई दसाल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। तो देखिए ये कैसे बनाई गई, तो देखिए जो अभी धीरेन्द्र सिंह कमेटी थी, एक धीरेन्द्र सिंह कमेटी थी, तो इन्होंने जो है डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, यानी रक्षा क्षेत्र में भारत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुझाव दिया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कि हम एक ऐसा जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें, दो कंपनियों को मिला के कंपनी बनाएं, जिसमें एक कंपनी भारत की होगी और एक कंपनी विदेश की होगी, और विदेश की कंपनी के पास टेक्नोलॉजी होगी और भारत की कंपनी उसके साथ मिलकर बनाएगी। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ जाएगी, और दूसरी बात हमारी कंपनियों को नया अवसर भी मिलेगा, और हमारा डिफेंस जो हम रक्षा सामानों को बाहर से ज़्यादा आयात करते हैं तो विदेशों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। तो उसी के अंतर्गत देखेंगे तो आप क्या हुआ, उसी के अंतर्गत देखिए रिलायंस और दसाल्ट दोनों ने मिलकर एक रिलायंस दसाल्ट कंपनी बनाई। देखिए इसमें 51% रिलायंस का रहेगा, 49% दसाल्ट का रहेगा। तो इसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं। किसने इसको इजाद किया था, धीरेन्द्र सिंह कमेटी से इसका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल्स यानी सामरिक सहयोग मॉडल इसे बोलेंगे। ये रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए भारत ने अपनाया है। ये थी न्यूज़। और उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आप देख लीजिए, होम गार्डनिंग ब्लूम्स अराउंड द वर्ल्ड। जो किचन गार्डनिंग है, यानी लोग अपने चूँकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का समय का भी उपयोग करते हुए साथ में ही सब्जियां भी अपने किचन में उगा ले रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब इसका ट्रेंड बढ़ा हुआ है। ये था। अब हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़ से संबंधित प्रश्नों पर। आपको गौर करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जितना अच्छे से शामिल होंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा और हम सबको भी उत्साह मिलेगा आपके लिए और थोड़ा प्रयास करने के लिए। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका गठन एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत हुआ था। कथन 2, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कथन 3, इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोयल हैं। विकल्प ए 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। बी केवल 1 सही है। सी केवल 2 सही है। डी 1 व 3 सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी की बात की है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन हैं? ए सुनीता नारायण, बी सुभाष पालेकर, सी मेधा पाटेकर, डी सभी। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल यानी सामरिक साझेदारी मॉडल किस क्षेत्र के लिए अपनाया गया है? ए रक्षा उद्योग, बी वाहन उद्योग, सी टेलीकॉम उद्योग, डी उपर्युक्त सभी। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल हम इन प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर डिस्कस करने से सबसे पहले। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई वीडियो हम जैसे ही उपलब्ध कराएं आप तक उसकी पहुंच आ सके, अलर्ट आ सके। तो धन्यवाद मित्रों। 21 अप्रैल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन।